हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग सिंह एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ 25 प्रश्नों का आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित एक संग्रह, जो आपके एग्ज़ाम को तैयारी को बहुत अच्छा करेगा और आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी वीडियो को देखें पूरा, और देखने के बाद यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा गया है? कौन सा कैल्कोलिथिक युग किसको कहा गया है? पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, या फिर लौह युग को? कैल्कोलिथिक युग किसको कहा गया है? ए अर्थात पुरापाषाण काल को, ठीक, या नवपाषाण काल को, या ताम्रपाषाण काल को, या डी लौह युग को? तो आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन मिलता है, उन्हें ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं प्रश्न। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? कौन से कलर का उपयोग बर्तनों के ऊपर होता था? यानी जो पॉट बनाते थे, पॉटरी, तो उसके ऊपर वो किस रंग का कलर चढ़ाते थे? लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग, पांडु रंग, या नीला रंग? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए अर्थात लाल रंग। लाल रंग के बर्तनों पर वो लाल रंग का प्रयोग करते थे। अर्थात जो हड़प्पा निवासी थे उनके मिट्टी के बर्तनों पर व्यापक पैमाने पर निर्माण कार्य वो लोग करते थे मिट्टी के बर्तनों का, और साथ ही पैर से चालित चाक का प्रयोग भी ये लोग करते थे। ठीक है, परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियों में हम लोग बांट सकते हैं। पहली श्रेणी ये है कि एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, तथा दूसरा चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित मृदभांड। यानी दो प्रकार के मृदभांड। मृदभांड मतलब समझ रहे हैं? मृद भांड मीन्स मिट्टी के बर्तन, भांड मीन्स बर्तन, और मृद मीन्स मिट्टी। तो मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनको कि दो रूप में बांटा गया। पहला कि एकदम सामान्य बर्तन बिना डिजाइन वाले, ठीक है, बिना डिजाइन वाले, और दूसरा चित्रित। चित्रित मीन्स चित्र जिसमें बने हो, चित्रित हो, मृदभांड। तो मृदभांड, तो ये दो प्रकार के जो बर्तन हैं, इनमें से जो दूसरे प्रकार के बर्तन चित्रित मृदभांड को बनाने में लाल रंगों का प्रयोग करते थे। ठीक है, मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण भी किया जाता था, और इसके अलावा जो है हल्के भूरे लाल रंग का रूप भी ग्रहण कर लेते थे। चूंकि इनको वो पकाया जाता है तो भूरे लाल रंग का ग्रहण कर लेते थे ये रंग। ठीक है, तो ये चीज़ थी। दूसरे प्रश्न से काफ़ी कुछ था इसमें। तीसरा प्रश्न आइए देखते हैं। सिंधु सभ्यता में से किस युग में पड़ा? सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, या उत्तर ऐतिहासिक काल में, या फिर आद्य ऐतिहासिक काल में? जो हड़प्पा सभ्यता है, अगर उसको हम ऐतिहासिक काल के आधार पर डिवाइड करें, बांटें, तो वो किस युग में पड़ती है? तो वो पड़ती है आद्य, डी अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जब से हम जो लिखा हुआ उसको पढ़ने नहीं पाते, यानी जो बहुत पहले का जो लिखा नहीं गया, वो चीज़ें प्रागैतिहासिक, यानी लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड कहलाता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 1000 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। 2500 से बीसी से 1000 बीसी कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हम उसकी जो लिपि है उसको हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा
हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ। टेराकोटा शब्द का मतलब ये हो जाता है कि खिलौना, यानी मिट्टी का खिलौना। हल का जो टेराकोटा प्राप्त हुआ है, मिट्टी के खिलौने के रूप में हल प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से, बनावली से, कालीबंगा से या लोथल से। तो आपको मैंने बता रखा है कि लोथल से क्या हुआ था, उस समय का पोर्ट यानी बंदरगाह मिला था। कालीबंगा से चूड़ियाँ मिली थी और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। बनावली से क्या मिला था? आपको इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा बी, अर्थात इसका उत्तर जो हल्का टेराकोटा कहाँ से मिला? बनावली से। ठीक, तो आपको एक चीज़ और इसके बारे में बता दूं कि जो बनावली है ये हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है। कहाँ है? फतेहाबाद में, हरियाणा के फतेहाबाद जिला है, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, 5वां। गायत्री मंत्र जो है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, किस पुस्तक में लिखा मिलता है? उपनिषद में, भगवद गीता में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए, किस ग्रंथ में लिखा मिलता है गायत्री मंत्र? तो ये मिलता है सी, अर्थात ऋग्वेद में। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये गायत्री कोई देवी नहीं थी। ठीक, गायत्री कोई देवी नहीं थी। हमने एक मन में धारणा बना रखी कि गायत्री माँ कोई देवी नहीं थी, बल्कि सूर्य की सुबह जो लाल एकदम सूर्य निकलता है उसको गायत्री के रूप में पूजा करने की एक प्रथा थी, तो उसी को गायत्री माना जाता है या सविता कहा जाता है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र उसी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये अब पॉलिटी के प्रश्न शुरू हो गए। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस क्यों लिया गया, किस लिए 26 जनवरी को ही हमने संविधान क्यों लागू किया? नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दूसरी बात कि इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। तीसरी, यह एक शुभ दिन था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको अच्छे से याद होगा, मैंने हिस्ट्री में बताया है आपको कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के लिए जो पीछे निर्णय था वो इसलिए था क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में 1930 को मनाया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रखा था। ठीक है, जहाँ तक बी ऑप्शन का सवाल है, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। इस तिथि को आरंभ नहीं हुआ था, 8 और 9 अगस्त को आरंभ हुआ था। ठीक है, 8 और 9 अगस्त को आरंभ हुआ था। कैसे? 8 अगस्त को प्लानिंग की गई थी, 9 अगस्त से बंद होना था, लेकिन गांधी जी और बड़े सारे नेता इसी रात को ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल हैं, क्या क्या शामिल है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, या 371 अनुच्छेद, 21 भाग एवं 11 अनुसूचियाँ, 372 अनुच्छेद, 20 भाग एवं 7 अनुसूचियाँ, या 381 अनुच्छेद, 23 भाग और 8 अनुसूचियाँ। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संघ सूची 97 प्रविष्टियां या विषय? ठीक है, कितने विषय? 97 विषय। राज्य सूची 66 विषय और समवर्ती सूची 48 प्रविष्टियां या विषय। तो आपको पता है, नहीं पता है तो आज कंफर्म कर लीजिए कि भारतीय संविधान में जो संघ सूची है, यानी जो जिस पे कानून बनाने का अधिकार संघ को है, यानी केंद्र को है, यानी दिल्ली में जो गवर्नमेंट है, मतलब राष्ट्रीय स्तर की जो गवर्नमेंट है हमारी, जिसको मोदी जी चला रहे हैं, उसमें कितने विषय हैं? संघ सूची में 97 विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची में 66 विषय हैं। जबकि आपको मैं बता दूं कि जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची मतलब जिसमें दोनों राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, उसमें 48 प्रविष्टियां नहीं बल्कि 47 प्रविष्टियां कितनी हैं? 47 प्रविष्टियां हैं। ठीक है, तो इसमें ये सुमेलित नहीं है, बाकी दोनों सुमेलित थे। और आपको एक चीज़ बता दूं, मैं समवर्ती सूची आई है तो समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट। कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो अगला देखते हैं,
10वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें और संविधान की प्रस्तावना में आए इनके क्रम को उसी क्रम में सजाएं। यानी जिस क्रम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये आए हैं उसी क्रम में इनको सजाना है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने एक वीडियो डाल रखा है, छोटा सा, आई थिंक 16-17 सेकेंड का वीडियो है। उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसको मैंने डाल रखा है, आप लोग इसी चैनल पे देखिएगा। तो उसमें है, मैंने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ के भी सुनाया है। आज अगर आपको संविधान की प्रस्तावना पता होगी तो ये प्रश्न एकदम सरल है, यदि नहीं पता होगी तो बहुत कठिन प्रश्न है। तो आइए देखते हैं संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या है। संविधान की प्रस्तावना जो शुरू होती है वह ऐसे होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस संविधान सभा 26 नवंबर 1949 मितिमार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो इसमें आपको देखेंगे कि ये जो शब्द हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सार्वभौमिक, ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, एक्चुअली जो वास्तविक शब्द उसमें जुड़ा है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं जुड़ा है, वो पंथ निरपेक्ष जुड़ा है। अर्थात भारत जो सरकार है भारत की, वो किसी धर्म के विरोध में नहीं है, क्योंकि धर्म धारण करने वाली चीज़ें जो भी हम धारण कर सकते हैं अच्छी सच्ची, वो धर्म होता है। उसमें पंथ निरपेक्ष पर रोक लगी। पंथ निरपेक्ष मतलब कोई पंथ, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनको पंथ माना गया है, ठीक है, धर्म नहीं। लेकिन वास्तव में धर्म कौन है? हिंदू धर्म है। कैसे कि हिंदुओं जो धर्म है उसका परिभाषा ही है कि जो चीज़ें धारण की जा सके वो धर्म है, बाकी सभी को पंथ माना जाएगा। तो इसके अनुसार जो क्रम होगा वो होगा, सबसे पहले कौन सा? सबसे पहले होगा सी, अर्थात सी होना चाहिए, इसके बाद ए होना चाहिए। सी के बाद ए कहाँ है? सी के बाद ए कहाँ है आप लोग बताइए। तो इसका मतलब है, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, सी के बाद 1, ठीक, सी के बाद 1, क्योंकि सी के बाद 1 है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि CAD यानी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक, ठीक। तो यस, यहाँ पे डी होना चाहिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया, इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से, अब यहाँ से ज्योग्राफी के प्रश्न शुरू हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन यानी कॉफी पोर्ट, कहवा बोलते हैं कॉफी को, हिंदी में कहवा बोलते हैं, तो कॉफी पोर्ट के रूप में कौन सा जाना जाता है या प्रसिद्ध है? साओ पाउलो, सैंटोस, रियो डी जेनेरियो या ब्यूनस आयर्स। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्थात सैंटोस नाम की जो जगह है वो जानी जाती है, प्रसिद्ध है, किस लिए? अपने कॉफ़ी पोर्ट के लिए, कॉफ़ी पत्तन के लिए। यह है कहाँ पर? यह है ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी तट पे, ब्राज़ील के एक दक्षिण पूर्व जगह है, मतलब दक्षिण पूर्व तट है उसका, ब्राज़ील के समुद्र का, वहाँ पे ये पाया जाता है, ये पोर्ट है वहाँ पर। अब आपको अगला प्रश्न है, कोकोस प्लेट किनके मध्य है? कोकोस प्लेट किनके मध्य है? कौन सी प्लेट की बात हम कर रहे हैं? कोकोस प्लेट की, ठीक। तो आइए देख लेते हैं कोकोस प्लेट किनके मध्य है। तो कोकोस प्लेट जो है, आइए देखते हैं, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत अमेरिका के, प्रशांत प्लेट के मध्य अमेरिका प्लेट तथा प्रशांत प्लेट के बीच में, तो दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी के मध्य, या एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट के बीच। तो इस जो कोकोस प्लेट है, आज मैं आपको सारी प्लेटों को एक क्रम से बता दूंगा, आप लोग याद रख लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। तो कोकोस प्लेट जो है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य में है। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि कोकोस प्लेट कहाँ है। कोकोस प्लेट है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच। तो आइए देखते हैं अन्य प्लेट्स, जो छोटी प्लेटें हैं उनको देख लेते हैं, ठीक। तो आपको मैं बता दूं कि जो प्लेट हैं उनमें जो कुछ
छोटी प्लेटें हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो छोटी प्लेटें उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो इनको देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कोकोस प्लेट अभी देख ही लिया कि कोकोस प्लेट जो है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। ठीक है, दूसरी प्लेट है नज़्का प्लेट। अब आप लोग लिखिए नज़्का प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागर प्लेट के बीच है। तो कोकोस और नज़्का दोनों के दोनों में से एक अंतर बसा है कि ये कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है, और नज़्का प्लेट जो है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच है। ठीक है, प्रशांत महासागर नहीं, प्रशांत प्लेट महासागरीय प्लेट के बीच है। ठीक, इसके अलावा देखिए पहले तो हमने देख लिया नज़्का, ये देख लिया कोकोस हो गई, फिर इसके बाद देखते हैं नज़्का है, नज़्का प्लेट। नज़्का प्लेट क्या है? दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में। ठीक है, प्रशांत प्लेट के बीच। तीसरी महत्वपूर्ण जो प्लेट है, छोटी प्लेट, वो अरेबियन प्लेट है। अरेबियन प्लेट कहाँ है? तीसरी महत्वपूर्ण प्लेट है अरेबियन प्लेट। तो ये अरेबियन प्लेट कहाँ है? अरेबियन प्लेट को हम देखते हैं, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग आता है। ठीक है, तो अरब प्रायद्वीप मतलब सऊदी अरब, दुबई, यूएई, अमन, यमन, ये सब जो क्षेत्र हैं, अमन क्या बोलते हैं, अरब के जो भी पार्ट हैं ये सब इसमें आते हैं। अगला जो एक महत्वपूर्ण और है फिलिपाइन प्लेट, यानी फिलीपींस प्लेट जो है उसको देख लेते हैं। यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, फिलिपाइन या फिलीपींस प्लेट। ठीक, अगली देखते हैं एक महत्वपूर्ण प्लेट कैरोलिन प्लेट। यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच में है। तो कैरोलिन प्लेट के जो है वह न्यू गिनी के उत्तर में और फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण प्लेट है फ्यूजी प्लेट। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, कहाँ? फ्यूजी प्लेट, फ्यूजी प्लेट ये कहाँ पर है? फ्यूजी प्लेट है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेटें हो गई, इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लेट नहीं। 13वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल किस प्रदेश से संबंधित है? ग्रेट लेक्स प्रदेश से, अलाबामा प्रदेश से, पिट्सबर्ग प्रदेश से, या ANC दोनों? तो आपको पहले तो ये बता दूं मैं कि रस्ट बाउल है क्या। एक्चुअली रस्ट बाउल एक जगह है जो कि फेमस किस लिए है? ये एक्चुअली फेमस है अपने लौह उत्पादन के लिए। किसके लिए? लोहे के उत्पादन के लिए। और ये ग्रेट लेक्स प्रदेश और पिट्सबर्ग प्रदेश दोनों में आती है, अर्थात इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा D, A तथा C दोनों। ठीक है, तो रस्ट बाउल क्या है? एक लौह उत्पादक क्षेत्र है अमेरिका का। ठीक, तो अगला और देख लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। तो आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं कि इसमें ये जो रस्ट बाउल है इसमें इलिनॉयस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल है। ठीक है, और ये क्षेत्र भी इसमें शामिल है। अब आगे देखते हैं 14वां प्रश्न, पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भूआकृतिक घटकों से, जैविक घटकों से, अजैव घटकों से, या उपरोक्त सभी से? तो पर्यावरण आपको पता है जीवीय और अजैव, इन दोनों के साथ साथ भूआकृतिक और सारी चीज़ों के मिश्रण से बनता है पर्यावरण, इसलिए उपयुक्त D इसका आंसर होगा, यानी सभी चीज़ों के मिश्रण से बनता है पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब परिधन आवरण, यानी हमारे चारों ओर जो छाया हुआ एक प्रकार का आवरण है वही है पर्यावरण। ठीक है, 15वां प्रश्न देखते हैं, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ पर स्थित? चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में, या गांधीनगर में? तो जो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है, अच्छा इसमें कोई उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर दे दे तो सुल्तानपुर मत लगा दीजिए, क्योंकि इसका उत्तर जो हो जाता है
वो होता है इसका उत्तर सी अर्थात गुड़गांव में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी या अभी उसको सुल्तानपुर नेशनल पार्क बोलते हैं, वो है सुल्तानपुर गुड़गांव में, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि भरतपुर में एक जगह है केवलादेव, केवलादेव आपने नाम सुना होगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर में है। मैं यहाँ होके आया हूँ, भरतपुर राजस्थान में है, ठीक है। 16वां प्रश्न आइए देखते हैं। अंटार्कटिका में भारत के तटीय शोध केंद्र का क्या नाम है? अंटार्कटिका में भारत के तटीय शोध केंद्र का क्या नाम है? भारती, स्वागतम, हिंदुस्तान या मैत्री? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, अंटार्कटिका में भारत का तटीय शोध केंद्र जो है वो भारती है। क्या है? भारती है। आइए और चीज़ें इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अंटार्कटिका यानी में दक्षिण गंगोत्री के नाम से भारत ने पहला अनुसंधान अपना खोला था 1983 ईस्वी में। कब खोला था? 1983 ईस्वी में। किस नाम से? दक्षिण गंगोत्री के नाम से। तथा भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री को खोला था। उन दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री को, ये पहली चीज़, दूसरा अनुसंधान केंद्र था मैत्री नाम से। और इसकी वहाँ पे स्थापना कब की गई? 1988 में की गई थी, ठीक। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। किस लिए? शोध कार्यों को करने के लिए। और तीसरी जो हमारी अनुसंधान केंद्र हमारा है, तीसरा, वो कौन सा है? वो है उसका नाम भारती है। क्या है? भारती नाम है। और इसको हमने 2012 में इसको स्थापित किया था, ठीक। इसको हमने 2012 में स्थापित किया था। तो ये 3 हमारे मुख्य अनुसंधान केंद्र हैं वहाँ पे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17वां। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि प्राथमिक जो क्षेत्र है वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें कृषि, पशुपालन और कृषि से संबंधित अन्य काम कार्य जो भी काम आते हैं वो सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल के माध्यम से जो हम विनिर्माण का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, यानी जो भी हम करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनका हम मूल्यवर्धन कर देते हैं, यानी किसी भी तरीके से उनको नया रूप देकर उनके मूल्य में बढ़ोतरी कर देते हैं। जैसे यदि हमने गेहूँ लिया और गेहूँ से आटा बना के उसको ब्रेड बना दिया, तो ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? ब्रेड बना दिया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ही है एक प्रकार की। हमने क्या किया कि छोटे लोहे का सामान लिया और स्टील लिया, उससे हमने जैसे ट्रेन बनाई, हमने हेलीकॉप्टर्स बनाए, ये विनिर्माण है, यानी विनिर्माण, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग इसको बोलते हैं। तो ये सारा का सारा काम हो जाता है द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? जितना भी सर्विस सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र में सर्विस मीन्स जैसे कि वकील हो गए, इसके अलावा जो आपको सेवाएं देते हैं, टीचर्स हो गए, अन्य जो भी चीज़ें, सॉफ्टवेयर कंपनियां हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सारी सर्विस देते हैं आपको, तो ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है सेवा क्षेत्र का, इस सेवा क्षेत्र का योगदान अभी की अर्थव्यवस्था में भारत में सबसे ज़्यादा है। इसका योगदान करीब 55% इसका योगदान अकेले है, 55%। तो सबसे ज़्यादा जो स्रोत है वर्तमान राष्ट्रीय आय का मुख्य जो स्रोत है वो तृतीय क्षेत्र है। आपको मैं बताऊं, सेवा क्षेत्र से 55% के आसपास हमारी इकोनॉमी में आता है। इसके अलावा विनिर्माण से हमारे पास अभी करीब 28% के आसपास हमारी जीडीपी इससे बनती है। और प्राथमिक क्षेत्र से हमारे पास इस समय करीब 16 से 16.5% के आसपास हमारे इकोनॉमी में योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का। तो सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का ही है, ठीक है। 18वां प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करते हैं तो उसमें एक समस्या आती है। वो समस्या क्या है? अल्प रोजगार की, मुद्रास्फीति की, बचत का निम्न स्तर या संगठित क्षेत्र। ओके,
आपको पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इसमें ये संगठित नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र है। असंगठित, असंगठित, ठीक, असंगठित। और इसका उत्तर भी हो जाएगा असंगठित, क्योंकि असंगठित जो लोग जो उद्योगों में लगे हुए हैं वो अधिकतर उनकी इनकम का कुछ भी फिक्स नहीं होता, और उनकी जो नौकरी है उसका भी कोई फिक्स नहीं होता, आज है कल नहीं है, और कितना दिया जा रहा है उनको राशि, डेली बेसिस पे कितना उनको मिल रहा है डेली बेसिस। तो इस हिसाब से ये एक बड़ी समस्या हो जाती है जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, कि क्योंकि कुछ फिक्स नहीं होता ना, इसलिए इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। 19वां प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है, यानी जो राष्ट्रीय आय होती है उसका संकलन कौन करता है? नीति आयोग करता है, या वित्त आयोग करता है, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन का करने का काम किसको दिया गया? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय के संकलन का काम करता है। अगला 20वां प्रश्न देखते हैं, भारत में आर्थिक विकास और आर्थिक विकास और उधार मुख्य रहा है। अच्छा, ये प्रश्न यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ये देखते हैं क्या है। भारत में आर्थिक विकास क्या है, रुक जाइए देखते हैं इसमें क्या है। ओके, ये यहाँ पे कह रहा है भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध, क्या है? अवरुद्ध रहा है। क्यों अवरुद्ध रहा है? अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण, या उपरोक्त सभी। तो किस कारण से हमारा जो आर्थिक विकास है वो किस कारण से अवरुद्ध या रुका हुआ था, या कम तेजी से भाग रहा था, विकास कर पा रहा था? अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, यस, हमारे पास कुशलता का अभाव था और अभी भी काफ़ी हद तक व्याप्त है, क्योंकि हम पूरी तरह से जो हमारी खेती होती है अभी भी 80% जो लोग हैं वो अपने खाने के लिए ही उत्पादित करते हैं, उसका किसी बड़े स्तर पे व्यापार करने के लिए नहीं। दूसरी चीज़, अनियमित औद्योगिकरण, यस, ये भी सही बात है। यदि औद्योगिकरण सही से हो जाता तो कृषि के क्षेत्र में जो दबाव है ज़्यादा वो नहीं होता और कृषि थोड़ा ज़्यादा बेहतर काम कर पाती। तीसरा, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति, ये भी सही है। हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपने ऊपर हावी होने दिया, हमने पाश्चात्य जो भी कर रहा है उसको सीधा ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हमको लगता है कि जो भी पश्चिमी देश कर रहे हैं वो सब सही ही कर रहे हैं, हम सबसे बेकार हैं। तो इस एक जो मानसिक प्रॉब्लम है, ये समस्या है, उससे हमको उबरना होगा, आगे आना होगा, और हमारी चीज़ें, हमारी अपनी निजी चीज़ें जो हैं वो भी उसी स्तर की हैं, ऐसा हमें मानना ही होगा। और दुनिया मान रही है आज, तो हमें मानने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अर्थात उपयुक्त सभी। 21वां प्रश्न देखते हैं, भारत में सीमांत कृषि जोत, भूमि जोत का आकार क्या है? यानी भारत में जो भूमि का जोत है, यानी एक व्यक्ति के पास या एक किसान के पास कम से कम कितनी भूमि है? 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, या 1 हेक्टेयर से कम। तो आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम, क्योंकि भारत के 80% जो किसान हैं उनके पास कृषक हैं, उनके पास जो भूमि का आकार हुआ 1 हेक्टेयर से कम है। आपको मैंने कुछ दिनों पहले एक क्लास में बताया था 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं, तो आप लोग वो कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न में कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघे माने जा सकते हैं। 22वां प्रश्न देखते हैं, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में कब आया? जनवरी 1994 में, जनवरी 1995 में, जनवरी 1996 या जनवरी 1997 में? तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में भर में ट्रेड यानी व्यापार को नियंत्रित करने वाला और संचालित करने वाला वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना 1995 में की गई थी, जनवरी 1995 में। ठीक है, 23वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के, तो कौन सा देश सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म है, सार्क को ऐसे लिखते हैं SAARC, सार्क, ठीक।
तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है, का सदस्य नहीं है। कौन नहीं है सदस्य? सार्क का सदस्य कौन नहीं है? आइए देखते हैं कौन नहीं। चीन या भूटान, या फिर चीन नहीं है, भूटान नहीं है, मालदीव नहीं है, नेपाल नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि अभी सार्क में टोटल 8 देश हैं। कितने हैं? 8 देश हैं सार्क में। उससे पहले इसका आंसर देखते हैं। चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। अब देखते हैं सार्क के सदस्य कौन कौन है। SAARC, सार्क। इसकी स्थापना कब हुई ये भी हम देखेंगे। इसकी स्थापना हुई 1985 ईस्वी में, ठीक। इसके सदस्य अभी कितने? 8 सदस्य हैं। जब स्थापित हुई तब कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। बाद में कौन बढ़ा? बाद में अफगानिस्तान बढ़ा है, ठीक है, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान कब बढ़ा है? वो बढ़ा है 13वें शिखर सम्मेलन में। 13वें शिखर सम्मेलन में 2007 में जो हुआ था वो हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। तो दिल्ली में जो हुआ था उस भारत के नेतृत्व में हुआ था। तो इसी के दौरान अफगानिस्तान भारत सार्क का 8वां सदस्य बना था। और बाकी के 7 सदस्य कौन कौन से हैं? भारत, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। इसके अलावा अन्य जो सदस्य हैं मालदीव, अफगानिस्तान हो गए। और कौन बच रहा है? हाँ, तो सार्क देश में उनके नाम देख लेते हैं एक बार फिर से। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव तथा भूटान, ये 7 देश इसमें हैं। और लेकिन 12वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सदस्य बनाने पे सभी देश राजी हुए थे। और 13वें शिखर सम्मेलन 2007 में दिल्ली में जो आयोजित हुआ था उसमें 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को सदस्यता दे दी गई, ठीक है। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? कौन सी वित्तीय संस्था विश्व बैंक से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली विश्व बैंक कई सारी संस्थाओं का एक मिला जुला मिश्रण है। उन संस्थाओं में से एक संस्था इनमें से नहीं है। IFC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक्चुअली ये जो है B है, ये विश्व बैंक का पुराना और वास्तविक नाम यही है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जो उभरी समस्याएं थी और दुनिया भर में जो युद्ध से पैदा हुए हालात थे उसमें रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये तो है ही पक्का है। और IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये भी है। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये भी है। जबकि ADB नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, जिसके मनीला में 1966 में की गई थी। और इसका जो वो है इसकी जो स्थापना की गई थी 1996 में की दी गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है, ठीक है, मनीला में है। मनीला में कहाँ है? फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा D। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है ये। अर्थशास्त्र में सन 1998 में, कब? 1998 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? सोलो को, मार्शल को, अमर्त्य को या पॉल सैमुअल को? तो आपको पता है कि जो 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था भारतीय अर्थशास्त्री, बंगाली अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। तो अमर्त्य सेन को उनके जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र उन्होंने मतलब पे काम किया था उन्होंने, तो उनको दिया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार। और इसके अलावा इनको आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि इनको जो है इनकी 2 बहुत फेमस पुस्तकें हैं। एक है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर 1970 तथा पॉवर्टी एंड फैमिन्स 1981। ये 2 इनकी पुस्तकें हैं। आप लोग इसको पढ़िएगा, अगर पढ़ना हो कहीं देखने मिले तो पढ़िए इनको। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर तथा पॉवर्टी एंड फैमिन्स, ये 2 पुस्तकें हैं जो काफ़ी फेमस हैं। तो आज का सेशन
समाप्त होता है। आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें आगे बढ़ने में, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।